गांव के गांव उजाड़े गए, जिंदा लोगों को जलाया गया, गांव के गांव मैसेकर किए गए, मास मैसेकर, जेनोसाइड से ज्यादा। उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा, गजा को फ्लैट कर दिया गया। चलिए ठीक है, आप दोनों का तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जस्टिफाई करोगे, शर्म आनी चाहिए इसमें। एक कमजोर क्या करेगा वो अपने डिफेंस के लिए? जान दे दे वो, पूरा पूरा मुल्क सरेंडर कर दे। क्या ये चाहते हैं आप लोग? जब सऊदी अरेबिया के मिलिट्री बेस से, यूएई के मिलिट्री बेस से, कतर के यूएई बेस से, कुवैत के मिलिट्री बेस से अगर उसके ऊपर हमला होगा तो क्या जवाब नहीं देगा? वो रिटेलिएट नहीं करेगा? वो रिटेलिएट वो क्या कह रहा है? वो यही तो कह रहा है कि मुझे ये गारंटी दीजिए आप लोग कि मेरे ऊपर आगे हमला नहीं हो। यही तो कह रहा है वो। आप बार बार मेरे घर पे हमला करते रहे हो, मैं बोलूंगी भी नहीं, मैं बोलूं भी नहीं, मैं पत्थर भी नहीं मारूं। आशुतोष, आज का सवाल सिर्फ एक देश का रुख नहीं है, यह हर राष्ट्रीय सम्मान, हर आत्मरक्षा के हक का सवाल है। जब ईरान पर अचानक हमला हुआ और वह बातचीत की मेज पर बैठकर समाधान की कोशिश कर रहा था, तभी उस पर हमला हो गया। किसी ने बातचीत नहीं सुनी, सहमति नहीं मांगी। अब जब उसका घर, उसकी जन रक्षा, उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता खतरे में है, तो क्या उसे हमले का जवाब देने का अधिकार नहीं है? क्या राष्ट्र भावना, आत्मरक्षा की नैतिक जिम्मेदारी और मजबूती सिर्फ भयभीत होकर बैठने के लिए है? आज हमारे सामने यही सवाल है। क्या ईरान की यही अपने घर की रक्षा की जिद उसे कमजोर और हतोत्साहित कर देगी, या उसी जिद से उसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करने की ताकत देगी? आज की बहस इसी पर है। क्या ईरान का हठ उसे डुबो देगा, या उसके अस्तित्व की ताकत बन रहा है? क्या ये हट उसे ले डूबेगा? इस विषय पर बोलने का हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। नहीं, निश्चित तौर पर अंजना जी, इसमें कोई संदेह नहीं है और दुनिया को बहुत साफ साफ दिख रहा है। मुझे लगता है दुनिया से ज्यादा ईरान के लोगों को ये दिख रहा होगा। और जब हम ये बात करते हैं कि ईरान को उसका हट ले डूबेगा, तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। जैसे अभी एक फैक्ट ही गलत रखा गया कि 20% जाता था ईरान, अब उसका कब्जेदार हो गया। फैक्ट ये है कि 100 जहाज गुजरते थे तो आज 5 जहाज गुजरते हैं, तो कहां रह गया भाई? कम से कम फैक्ट की बात कीजिए। किसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ? दुनिया के दूसरे देशों का भी, लेकिन ईरान का भी नुकसान हुआ। ईरान की टोटल इकोनॉमी में 25% है जो ऑयल इकोनॉमी है, उससे जो इतर 75% इकोनॉमी थी, उसका कोई लेने देने वाला नहीं। 10,000 से ज्यादा इमारतें खत्म हो गई। कितने लोग मरे हैं ये तो जब बाद में फॉग ऑफ वॉर खत्म होगा तब समझ में आएगा। वहां के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां के लोगों के एक तरह से उनके जीवन से जुड़े हुए थे, वो सब के सब ध्वस्त होते जा रहे हैं। ईरान ने अपने आसपास के हर पड़ोसी देश को अपना इतना पक्का वाला दुश्मन बना लिया है, फिर वो कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, सबके यहां जरूर अमेरिका के बेसिस से, लेकिन उनमें से कोई भी ईरान के ऊपर हमला ना तो कर रहा था, ना तो करने की नीयत थी, क्योंकि वो दुनिया के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर दिखते हैं। वो दुनिया के लिए पैसा लगाने की सबसे अच्छी जगह दिखते हैं। और कमाल की बात यह कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान तो उसने तो हमला किया नहीं था 28 फरवरी को, कोई 7 अक्टूबर की याद दिलाता है जो हमास के लोग घुसकर इजराइल में जो मारते हैं। लेकिन उससे भी पीछे जाइए ना, जिसने पूरी की पूरी पर्शियन सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया, जिस पर्शियन सिविलाइजेशन के साथ भारत का रिश्ता है, वो ये सिविलाइजेशन नहीं है भाई, वो ये इस्लामिक सिविलाइजेशन नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं, ईरान ले डूबेगा सिर्फ अपने को नहीं, ईरान ले डूबेगा उस गल्फ के पूरे चमकते हुए स्पेक्ट्रम को, जिसको लेकर दुनिया में कहा जाता है कि ये एक मॉडल है। वो मॉडल ध्वस्त होने जा रहा है। निश्चित तौर पर उसका बुरा परिणाम भारत सहित हर देश पर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा उस ईरान में जहां महसा अमीनी 2022 में गायब हो गई। आज तक पता नहीं चला, दुनिया के सारे मानवाधिकार के लोग, सारे नारीवादी लोग गायब हो गए। चलिए वो भूल गए तो 2026 में अभी प्रोटेस्ट कर रही थी मलिका अजीजी, उसको तो याद कर लीजिए। ईरान सबसे ज्यादा अपने लोगों के ऊपर हत्या कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि ईरान ने दुश्मन कितने बनाए, सवाल यह है कि हालात ऐसे क्यों बने। ईरान चारों तरफ सैन्य ठिकानों, प्रतिबंधों और दबाव से घिरा रहा। जब बातचीत की कोशिश हुई, उसी दौरान हमला हुआ। अब ईरान जवाब दे रहा है और यही जवाब पड़ोसी देशों को असहज कर रहा है। तो क्या ईरान जानबूझकर दुश्मन बना रहा है, या फिर वो सिर्फ ये कह रहा है कि अब चुप रहने का वक्त खत्म हो चुका है? बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। क्या ईरान का हट उसे ले डूबेगा? इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। आपके विषय पे बोलने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, जहां कहीं भी दुनिया में धर्म आधारित राजनीति हुई है, उस देश का बंटाधारी हुआ है। वो चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, बाकी का मैं टेस्ट छोड़ देता हूं। इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर मुझे लगता है बातचीत नहीं हो रही, क्या दुनिया 1945 के विश्व युद्ध के पहले की स्थिति में जाना चाहती है, जहां माइट इज राइट? अगर मेरे पास ताकत है तो मैं किसी दुनिया के किसी कानून को नहीं मानता, मैं वेनेजुएला में घुसूंगा और उसके बाद वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके उनकी पत्नी के समेत लेके आ जाऊंगा।
अगर मेरे पास ताकत है तो मैं ईरान के अंदर घुस जाऊंगा और ईरान के अंदर घुस के उनका जो सुप्रीम लीडर है उनका कत्ल कर दूंगा। क्या इसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अगर ये नहीं रुका तो फिर दुनिया अगले तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार है, जंगल राज पूरी तरीके से आ जाएगा। ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि जब जून के महीने में हम अमेरिका से बातचीत कर रहे थे तब आपने बातचीत पूरी तरीके से छोड़ के हमारे पर हमला कर दिया। जब फरवरी के महीने में हम बातचीत कर रहे थे और 3 शर्तें हम मानने के लिए तैयार थे कि हम अपना परमाणु जो हथियार है उसको पूरी तरीके से सरेंडर कर देंगे, हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट है उसको हम उसके लिए हम तैयार, उसकी एजेंसीज आके वहाँ चेक कर ले। ईरान कह रहा कि भाई हम बातचीत कर रहे थे, हम टेबल पे थे और आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया। आज क्या गारंटी कि मैं आपकी बात को मान लूं, कल आप मेरे ऊपर हमला नहीं करोगे? इसकी कौन गारंटी देगा? क्या कोई गारंटी देगा? कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। वो यही तो कह रहा है कि हम इस युद्ध के एग्रेसर नहीं है, हम विक्टिम है इस युद्ध के। और एक बात समझना पड़ेगा, जो रोल इजराइल की बहुत तारीफ करते हैं उनको मैं एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं, नकबा। नकबा वो शब्द है 1936 के आसपास जब फिलिस्तीन के गांव उजाड़ दिए गए, बड़े पैमाने पर लोगों का कत्ल किया गया। लोग भूल जाते हैं इस बारे में, जरा याद रखिएगा। आज अगर अमेरिका को इजराइल को इजाजत दे दी गई तो कल हिंदुस्तान में भी यही होगा। मैं आज जज साहब से एक सवाल, ठीक, जज साहब से सवाल पूछिए। सर विषय पे तो रहा ना? जी बिल्कुल। गुड वन। नतीजे का इंतजार कीजिए ना, जल्दी क्या? नतीजे का इंतजार कीजिए। माइट इज राइट, इसका मतलब जिसके पास ताकत है वही सही है। यानी नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून या सहमति से ज्यादा सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक ताकत निर्णायक बन जाती है। अमेरिका के संदर्भ में ऐसा क्यों कहा जाता है? सैन्य हस्तक्षेप पहले, वैधता बाद में, प्रतिबंध को हथियार की तरह इस्तेमाल, अंतर्राष्ट्रीय नियम अक्सर दूसरों के लिए, खुद के लिए अपवाद, बातचीत तभी जब दबाव काम कर चुका हो। तो मैं ही एक सवाल जोड़ देती हूँ कि ईरान की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम लोग विदाउट टेकिंग साइड्स फैक्ट्स पर बात करते हैं, करोड़ रुपए का नोट छापना पड़ रहा है जिसका वैल्यू 713 रुपए है। चावल, दाल, एक एक चीज की कीमत, मतलब आम ईरानियों के एक्सपेंस पर आप इस युद्ध को आगे ले जा रहे हैं क्योंकि आपको अमेरिका को सबक सिखाना है। खाड़ी देशों पर हमले कर रहे हैं, हॉर्मूज को हथियार बना रहे हैं। जवाब दीजिए। अंजना जी, मुल्क पर हमला नहीं किया या ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया, और किसी भी, ये दुनिया का पहला सिद्धांत है सेल्फ डिफेंस। आप मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, मैं क्या करूं? अपनी गर्दन कटवा दूं? नहीं, दूसरे की नहीं काटेंगे ना। एक सेकंड, काउंटर है सर। जैसे जो उस बच्चे ने बोला, ठीक है आप मेरी गर्दन काट रहे तो मैं आपकी काटूंगी ना। सॉरी, इधर। हाँ, मैं उसका तो नहीं काटने लगूंगी, तू इधर आ, तेरा गर्दन काटना है। आप मेरी ये उसका सवाल था। आप मेरी गर्दन काटना, अगर आप मेरा काटेंगे तो मैं सहर्ष अपनी गर्दन आपके सामने रख दूंगा। Exactly. Can I come in over here? Can I just please Ashu? अटैक का ऑपोजिट डिफेंड नहीं होता है, अटैक का ऑपोजिट होता है रिटेलिएशन इन जियोपॉलिटिक्स। और ईरान रिटेलिएट कर रहा है, पर किसको? डिफेंड नहीं कर रहा। यूएस बेसिस, यूएस को नहीं कर सकता ना, तो यूएस को ही कर रहा है। मैं सवाल का जवाब दे दूं? होटल में वो फिर भी कह रहे हैं, मैं सवाल का जवाब फिर भी कह रहे हैं कि भाई होटल में आर्मी चली गई है, पर ऑयल रिफाइनरी में कौन सी अमेरिकन आर्मी बैठी है? ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि 6 मार्च को बड़ा खुलासा होगा, और यह भी कहा था कि ईरान जो है अमेरिका की तीनों शर्तें मान गया है। जब तीनों शर्तें मान गया उसके बाद आपने ऊपर क्यों हमला किया? और दूसरी बात है, ईरान को मालूम है कि वो कभी भी अमेरिका की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। ना उसके पास वो टेक्नोलॉजी है, ना उसके पास वो डिफेंस आर्मामेंट है, ना उसके पास वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। एक कमजोर क्या करेगा वो अपने डिफेंस के लिए? जान दे दे, वो पूरा मुल्क सरेंडर कर दे? क्या ये चाहते हैं आप लोग? जब सऊदी अरेबिया के मिलिट्री बेस से, यूएई के मिलिट्री बेस से, कतर के यूएई बेस से, कुवैत के मिलिट्री बेस से अगर उसके ऊपर हमला होगा तो क्या जवाब नहीं देगा? वो रिटेलिएट नहीं करेगा? वो रिटेलिएट, वो क्या कह रहा है? वो यही तो कह रहा है कि मुझे ये गारंटी दीजिए आप लोग कि मेरे ऊपर आगे हमला नहीं होगा। यही तो कह रहा है वो। आप बार बार मेरे घर पे हमला करते रहे हो, मैं बोलूंगी भी नहीं, मैं बोलूं भी नहीं, मैं पत्थर भी नहीं मारूं। नहीं, किस पे मारेंगे? कहाँ का सिद्धांत है? नहीं, आप किस पर मार रहे हैं कहाँ तो का पूछा सिद्धांत है? जाएगा ना। नहीं, चिल्लाने से नहीं होगा आशुतोष जी। कहाँ का सिद्धांत है? किस पर मारेंगे ये तो पूछना होगा ना। अरे भाई, यूएसए से इब्राहिम लिंकन है, उस पर अटैक कीजिए ना। आप कहते हैं कि उस पर मेरा मिसाइल जा रहा, जाके कीजिए। ईरान गल्फ देशों को दुश्मन मानकर मिसाइल नहीं चला रहा। असल वजह यह है कि अमेरिका के सैन्य अड्डे और सेनाएं इन्हीं देशों में मौजूद हैं। जब ईरान पर हमला हुआ तो जवाब वहीं दिया गया जहां से खतरा आता दिखा। युद्ध में टारगेट देश नहीं, सैन्य ठिकाने होते हैं।
तो सवाल क्यों मारा का नहीं है, सवाल यह है कि अगर सामने दुश्मन के बेश हों तो जवाब कहां दिया जाएगा। दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं, आप सभी के पास ऑप्शन है। अगर किसी को अपना गमछा बदलना है इससे पहले कि रिबटल राउंड शुरू करें। फैज खान साहब आ जाइए, सरवर साहब आइए। जी केवल दो पंक्ति हो गया। कहना चाहूंगा, जंग तो खुद एक मसला है, जंग मसलों का हल क्या देगी, इसलिए है शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है, आपके हमारे आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। वाह, तुम लोगों पे शक है मुझे, इनके लिए ज्यादा ताली बजा रहे हो तुम लोग। चलो आप दोनों का फूटेगी नहीं, अब तो शेर का हाँ, जवाब नहीं, तो नहीं, शेर से ही बिल्कुल। सवा शेर होना चाहिए। फूटेगी सुबह अमन, फूटेगी सुबह अमन, लहू रंग ही सही, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। आंखों में खंजर नहीं पानी चाहिए, आंखों में खंजर नहीं पानी चाहिए, और है खुदा मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। दुश्मन भी उधर खानदानी चाहिए। आंखों में खंजर नहीं पानी तो चाहिए, ऐ खुदा मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। आखिरी राउंड, ठीक है, आपका 1 मिनट का टाइम हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इस विषय पर बोलने का शुरू होता है अब रिबटल राउंड। देखिए, मुझे लगता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जब जिस तरह से ईरान ने इस्तेमाल किया, इसका शायद दूसरा तरीका हो सकता था, लेकिन हठ की वजह से उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, उन पर मिसाइलें मारी, उन पर ड्रोन मारना शुरू किया। अभी जो ब्रिटेन की अगुवाई में 60 देश बैठे हैं, क्या ये काम ईरान नहीं कर सकता था? या ईरान को इस तरह के रिश्ते बनाने की आदत ही नहीं रही? क्योंकि जिस तरह से पहले खोमैनी और फिर खामेनी, इनके शासनकाल में ईरान में मानवता का कत्ल होता है, जैसे इनके शासनकाल में वहां स्त्रियों का, पुरुषों का, बच्चों का, किसी का कोई अधिकार नहीं हो, वो देश नहीं रह गया है, वो एक इस्लामिक महत्वाकांक्षा पर चलता है। तो क्या इस्लाम सिर्फ ईरान में नहीं, अब जितने इस्लामिक मुल्क हैं उन सब के लिए खतरा बनने वाला है? होना तो यह चाहिए कि अब ईरान को यह गुंजाइश बनानी चाहिए थी कि दुनिया के मुल्कों के साथ वो बात करता, दुनिया के देशों को अपने साथ खड़ा करता, और वो दिखा चुका है कि ये खतरे दुनिया के लिए हैं, और वो ये कहता कि हम इन देशों के साथ मिलकर वे फॉरवर्ड निकालेंगे, आगे का रास्ता निकालेंगे। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो ईरान का हट उसे ले डूब रहा है, डूबेगा वो तो दुनिया को दिख रहा है। समय समाप्त हुआ, जबरदस्त, बहुत अच्छा। आशुतोष जी, अब आपका इस विषय पर बोलने का 1 मिनट का रिबटल राउंड शुरू होता है। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि दो आदमियों के बीच में झगड़ा हो तो उसके बच्चे को पटक के नहीं मारना चाहिए, ये मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। लेकिन मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं कि मेरे पड़ोसी के अपना छत जो है वो दूसरों को वहां से बम फेंकने के लिए, फायरिंग करने के लिए दे मेरे ऊपर? क्या ये जस्टिफाइड है? अगर ये जस्टिफाइड है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन जिस तरीके से सारे मिडिल ईस्ट के देशों ने अपनी जगह को, अपनी जमीन को, अपने इलाके को अमेरिका के लिए मुहैया कराया है कि वहां से आप फायरिंग करिए हमारे ऊपर, वहां से आप बम मारिए, अगर ईरान पलट के जवाब देता है तो क्या यह अपराध है? क्या किसी को अपना सेल्फ डिफेंस नहीं करना चाहिए? और आप इजराइल के बारे में एक शब्द कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, जिसने 72,246 मासूमों का कत्ल किया। यह मानता हूं 7 अक्टूबर को जो हुआ कंडेमेबल था, निंदनीय था, लेकिन उन जो 60,000 मासूम बच्चों का, महिलाओं का कत्ल हुआ, जेनोसाइड हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, क्या उस पर हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? अगर नहीं आनी चाहिए, अगर मुझे नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं कहना, मैं आपके सामने सिर झुका के चला जाऊंगा यहाँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इजराइल में घुसकर हमास के लोगों ने मारा था। क्या इजराइल के लोग, यहूदी, घुसकर दुनिया के किसी देश में मारने गए? हूती को, हिजबुल्लाह को, हमास को पालने वाला ईरान है, टेररिस्ट स्टेट की तरह बिहेवियर कर रहा है। क्या इजराइल ये काम कर रहा है? इसकी भी बात तो होनी चाहिए। छोटा सा मुझे लगता है कि हमारे मित्र हर्षवर्धन जी को यह पता नहीं है कि 1936 में फिलिस्तीन में क्या हुआ था। तब तक तो इजराइल बना भी नहीं था। गांव के गांव उजाड़े गए हैं, जिंदा लोगों को जलाया गया, गांव के गांव मैसेकर किए गए, मास मैसेकर, जेनोसाइड से ज्यादा। यहां से इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े की शुरुआत होती है, और आपने फिलिस्तीनियों के घर में घुस के फिलिस्तीनियों को बेदखल किया। फिलिस्तीनियों ने नहीं, वो अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 7 अक्टूबर को जो हुआ उसकी निंदा बर्बर है, निंदा होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद पूरी यहूदियों के घर में घुसकर मारेंगे। उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा, गजा को फ्लैट कर दिया गया। चलिए ठीक है, आप दोनों का तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जस्टिफाई करोगे, शर्म आनी चाहिए इसमें। जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव, सैन्य हमलों और प्रतिशोध की राजनीति सामने आती है तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या ईरान जवाबी राजनीति उसे मजबूत बनाएगी या डुबो देगी। ईरान ने अपने खिलाफ हमलों का जवाब दिया है क्योंकि वह मानता है कि प्रतिशोध, आत्मरक्षा और डराने धमकाने की रणनीति उसके अस्तित्व के लिए जरूरी है। ये रणनीति सिर्फ भावनात्मक हठ नहीं, एक
कोएरेसिव स्ट्रेटजी है जिसमें वह अपने विरोधियों को बढ़े हुए और आर्थिक और राजनीतिक लागत से डराना चाहता है। लेकिन ध्यान रहे, यह रणनीति किसी एक मोर्चे तक सीमित नहीं रह गई है। प्रतिशोध ने खाड़ी में ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार और अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ा है। तो सवाल का जवाब इतना सरल नहीं है कि हठ उसे डुबा देगा या नहीं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान कौन से रास्ते अपनाता है। क्या वह एक्सक्लेटरी हार्नेस से अपनी ताकत बढ़ाएगा या डिप्लोमेसी को एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में स्वीकार करेगा। और शायद यही असली बात है कि जब आप संघर्ष में खुद को कॉर्नर्ड महसूस करते हैं तो जवाब डूबने का डर नहीं बल्कि समझौते की क्षमता तय करेगा कि अंत में कौन मजबूत रह पाता है। तो आज की बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।